नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। तुलनात्मक राजनीति के विकास को प्रेरित करने वाले या प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से तत्व है, कारक है जिससे तुलनात्मक राजनीति के विकास को बल मिला, या राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति के विकास का महत्व बढ़ा। इसमें सर्वप्रथम गैर पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तथ्यों की उपलब्धि। गैर पाश्चात्य अर्थात विकासशील देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को प्रेरित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाश्चात्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के तत्वों जैसे नौकरशाही, राजनीतिक दल, दबाव समूह और अन्य संसदीय संस्थाओं के प्रयोग के कारण एक भिन्न तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय हुआ। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान में आवश्यक हो गया कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए नवीन शोध पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। नंबर 2 पर व्यवहारवादी आंदोलन। तुलनात्मक राजनीति के विकास को बढ़ावा देने में व्यवहारवादी आंदोलन ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन ही किया जाता था, लेकिन व्यवहारवाद के परिणाम स्वरूप राजनीतिक विज्ञान में नई अध्ययन पद्धतियों का और राजनीतिक व्यवस्थाओं के अनौपचारिक पक्षों जैसे लोकमत, मतदान, व्यवहार, हित समूह, दबाव समूह आदि का अध्ययन किया जाने लगा। तो इस प्रकार इससे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन और विश्लेषण क्षेत्र में एक नवीन क्रांति का संचार हुआ। नंबर 3 समाजशास्त्रीय प्रभाव। विभिन्न समाजशास्त्री विद्वानों के अध्ययनों ने भी राजनीतिक विद्वानों को प्रेरित किया, जिसमें डेविड स्टर्न, कॉल डैच, आमंड आदि ने भी राजनीतिक व्यवस्थाओं के वास्तविक और यथार्थवादी अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन से प्रेरणा ली और अपने अध्ययन में सामाजिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन को शामिल किया। नंबर 4 पे बौद्धिक व्यवस्था के लिए एक नई खोज, मतलब कि समाजशास्त्रीय, मानव शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण होने लगा। तो उसी के आधार पे नई बौद्धिक व्यवस्थाओं की, नई बौद्धिक सिद्धांतों की राजनीतिक विज्ञान में भी खोज हुई और इसी आधार पे तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास आदि नई अवधारणाओं का चलन हुआ और जिसने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को प्रेरणा दी और उसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के विकास को बढ़ावा मिला और राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का प्रचार प्रसार हुआ। अब हम बच्चों आते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के विकास से संबंधित क्या समस्याएं हैं, या हम ये कहें कि क्योंकि अभी तक तुलनात्मक राजनीति के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं हो पाया है, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कई समस्याएं हैं जिसको हम पढ़ेंगे। हालांकि तुलनात्मक राजनीति से संबंधित साहित्य बहुत लंबा है। विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति से संबंधित अनेक शोध किए हैं, कई तरह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक राजनीति को वो पूर्णता व निश्चितता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसका कारण यही है कि इस विषय में अनेक समस्याएं हैं, अध्ययन से संबंधित, नियम प्रतिमानों से संबंधित, परिवर्तियों से संबंधित, तथ्यों से संबंधित, अध्ययन प्रणालियों से संबंधित, सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित, किस तरह की योजना अपनाई जाए तुलनात्मक राजनीति में, इस तरह की समस्या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आती है। हम पढ़ेंगे कि तुलनात्मक राजनीति अपनी निश्चितता को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया या अपनी पूर्णता को क्यों नहीं प्राप्त कर पाया। इसके लिए ऐसी क्या समस्या है जिसका समाधान तुलनात्मक राजनीति को करना है, विद्वानों को करना है, ताकि तुलनात्मक राजनीति अपने अध्ययन में पूर्णता को प्राप्त कर सके। इसमें सबसे पहली समस्या है अवधारणा के प्रतिपादन की समस्या। तुलनात्मक राजनीति में सबसे बड़ी समस्या है कि तुलना से संबंधित किस तरह की अवधारणाओं को अपनाया जाए, वो किस तरह उसका अर्थ हो, उसकी शब्दावली हो, वो किस तरह परिभाषित होनी चाहिए, जिससे कि तुलनात्मक राजनीति में हम राजनीतिक शब्दावलियों को समझ सकें या राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सकें। तो अवधारणा जो है वो एक तरह से
सिद्धांतों के निर्माण का कार्य करती है या उसको एक विचारबद्धता का कार्य करती है। तो अवधारणा की निश्चितता जरूरी है। तुलनात्मक राजनीति में तुलनाओं को एक वैज्ञानिक स्तर प्रदान करने के लिए। तो इस आधार पे अवधारणा से संबंधित कई समस्याएं हैं, जैसे अवधारणाओं का निर्माण किस तरह हो, उनकी परिभाषा किस तरह की जाए, उनका वर्गीकरण किस तरह किया जाए, किस तरह की भाषा या किस तरह की शब्दावली का प्रयोग उसमें किया जाए। तो आधुनिक राजनीतिक विद्वान इस तरह की समस्या के समाधान में लगे हुए हैं और वो निश्चित दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। दूसरी समस्या तुलनात्मक योजना की समस्या। तुलनात्मक क्रांति की दूसरी समस्या तुलनात्मक योजना से संबंधित है कि यह समस्या आधुनिक राजनीतिक शास्त्रों के सामने एक विवाद के रूप में। विवाद इसलिए है कि विद्वान एक राय नहीं है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो तुलनाएं की जाती है उसकी योजना किस प्रकार बनाई जाए, इस बारे में विद्वान एक राय नहीं है। कुछ विद्वान क्रमबद्ध योजना के पक्ष में है, कुछ विद्वान व्यवहारवाद से प्रेरित मान्यताओं को तुलना की योजनाओं के रूप में अपनाना चाहते हैं, कुछ विद्वान मध्य क्षेत्र या मध्यम मार्ग को अपनाना चाहते हैं, और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो परंपरागत राजनीतिक विचारधारा की ओर है। तो वह राज्य, समाज और समाज के विभिन्न व्यक्तियों की तुलनाओं को योजना का आधार बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से तुलनात्मक राजनीति में एक इस तरह की समस्या है कि राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित एक व्यापक सिद्धांत का निर्माण करने के लिए हम किस तरह की मल्टी लेवल की तुलनाएं जो अपनाते हैं उसके बीच हम सामंजस्य कैसे स्थापित करें ताकि हम तुलनाएं जो है वो अच्छी प्रकार से कर सकें। तो इस तुलनात्मक योजना की समस्या में यह समस्या आती है कि तुलना की इकाई किस तरह की हो, तुलना से संबंधित आंकड़ों का संकलन कैसे हो, उनका विश्लेषण कैसे किया जाए, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाए। इस समस्या का समाधान करने में आधुनिक क्रांतिक विचारक लगे हुए हैं। नंबर 3 पर है समस्या सिद्धांतीकरण की समस्या कि तुलनात्मक राजनीति में जो समस्या है वो है सिद्धांतों के निर्माण की समस्या। सिद्धांत का मतलब ये है कि अवलोकन के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं वो सिद्धांत कहलाते हैं, और इस आधार पर विद्वानों में मतभेद है कि सिद्धांत का जो निर्माण विद्वान करते हैं या कर रहे हैं किस सिद्धांत को तुलनात्मक अध्ययन में अपनाया जाए। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य विभिन्न घटनाओं का परीक्षण करना है जिसके आधार पर वह तुलनाएं कर सके विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं की। लेकिन समस्या यह आती है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किस सिद्धांत का प्रयोग कब किया जाए। शायद इसीलिए तुलनात्मक राजनीति के एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है। नंबर 4 पर समस्या है अध्ययन प्रणाली की समस्या। तुलनात्मक क्रांति के अध्ययन में एक और समस्या है, वो है कि किस प्रकार की अध्ययन प्रणाली या अध्ययन पद्धति का या मेथड का प्रयोग किया जाए, क्योंकि विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न घटनाओं को या उनको समझने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए एक अध्ययन प्रणाली की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने शोध में, अपने अध्ययन में तुलनाएं व्यापक स्तर पर कर सकें। लेकिन तुलनात्मक राजनीति में समस्या यह है कि अध्ययन प्रणाली जो है वो किस तरह की अपनाई जाए, क्योंकि कई तरह की अध्ययन प्रणालियां प्रचलित हैं जिसमें सर्वेक्षण, अनुसूची, साक्षात्कार, विषय वस्तु विश्लेषण, सांख्यिकी परिचालन, विभिन्न तरह के डॉक्यूमेंट्री रिसर्च है, दस्तावेजी शोध वगैरह है। इस तरह की विभिन्न अध्ययन पद्धतियाँ प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ पर विद्वानों में एक राय नहीं है कि वह किस प्रकार की अध्ययन पद्धति का प्रयोग अपने अध्ययन में करें। नंबर 5 पर समस्या है कि पृष्ठभूमि परिवर्तनों की समस्या। पृष्ठभूमि परिवर्तन मतलब कि क्रांतिक अवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ अस्थायी और अस्थायी ऐसे तत्व होते हैं। क्रांतिक अवस्था को स्थायी और अस्थायी रूप से प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं जो राजनीतिक संस्था और राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, उसको हम परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन आर्थिक स्थिति,
भौगोलिक विशेषताओं से जुड़े हो सकते हैं, सामाजिक स्थितियों से लेकर ऐतिहासिक घटनाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं, जो किसी भी देश की सरकार या शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन तुलनात्मक क्रांति के अध्ययन में यह समस्या इसलिए जटिल है कि इन परिवर्तनों अर्थात क्रांतिक व्यवहार से संबंधित जो तथ्य जुड़े हुए हैं वो निरंतर परिवर्तित होते हैं और अपने आप में जटिल होते हैं। इसलिए हम उसको तुलनात्मक क्रांति के अध्ययन में शामिल करना या उनको पहचान पाना या उनका मापन करना कठिन हो जाता है। तो तुलनात्मक क्रांति के विद्वानों के सामने समस्या यह आती है कि कैसे इन परिवर्तनों की न केवल जानकारी लेना आवश्यक है, बल्कि इनकी पहचान करना, इनका वर्गीकरण करना, इनका मापन करना भी आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलनात्मक क्रांति के विकास में विभिन्न समस्याएं हैं और इसके अध्ययन में विद्वान इसकी पद्धतियों के बारे में, शोध के बारे में, टेक्निक के बारे में विद्वानों में पूर्ण एक रूप से एक राय नहीं है। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि तुलनात्मक क्रांति आधुनिक क्रांतिक शास्त्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसने क्रांतिक विज्ञान के अध्ययन में नवीन पद्धतियों को, नई टेक्निक को और नई शोध तकनीक को अपनाया है। अब लेकिन फिर भी तुलनात्मक राजनीति आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का एक नवीन क्षेत्र है। यह विश्वव्यापी एक ऐसी विश्वव्यापी राजनीतिक पद्धति है जो विभिन्न राजनीतिक पद्धतियों के आधार पे विभिन्न राजनीतिक अवस्थाओं की समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करती है और विश्लेषण करती है। धन्यवाद।